7 अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन को अब खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शाम के 5:36 पर ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, अगर ईरान ने डेडलाइन खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरे देश को, एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा था। हर कोई ये पढ़कर दंग रह गया। पूरी दुनिया के लीडर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप ईरान के खिलाफ आखिर क्या करने जा रहे हैं। क्या ये इशारा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ था? बहुत से लोगों को उस रात सच में लगा था कि अमेरिका ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। सीज फायर होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है। हालांकि इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस टॉक्स फेल हो गई और ट्रंप ने ईरानियन पोर्ट्स का नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया। लेकिन 17 अप्रैल को एक और ट्विस्ट देखने को मिला। अचानक से ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी कमर्शियल वेसल्स के लिए खोल दिया गया है और अगले ही दिन ईरान यू टर्न ले लेता है और कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। इसके थ्रू पास कर रही कार्गो शिप्स पर फायरिंग भी करी जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस अजीबोगरीब वॉर में आखिर चल क्या रहा है। ईरान वॉर पर आए तो 28 फरवरी से लेकर अब तक 50 दिन से ज्यादा लंबी इस चली वॉर में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 2000 से ज्यादा, लेबनान में 2100 से ज्यादा, इजराइल में 26 और 13 अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे जा चुके हैं। ये नंबर मेरे लिए बोलते वक्त और आपके लिए सुनते वक्त सिर्फ एक डेटा पॉइंट लगता है, लेकिन असलियत में सोचकर देखो दोस्तों, 7000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गई। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और सवाल यह कि किसके लिए, क्या मिला इस सबसे। इस वॉर का सबसे खतरनाक एस्केलेशन तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। 21 मार्च को ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया, लेकिन सबसे खतरनाक था बुशहेर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। यह ईरान का एकमात्र फंक्शनिंग न्यूक्लियर प्लांट है जहां कई टन न्यूक्लियर मटेरियल है। वॉर शुरू होने के बाद से इसके आसपास 4 बॉम्ब गिराए जा चुके हैं। ये चीज कितनी खतरनाक थी शायद ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर थोड़ी सी भी चोट पहुंचती, यहाँ का रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता, यहाँ पानी कंटेमिनेट हो जाता, पूरे गल्फ रीजन के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। ऐसी बीमारियां देखने को मिलती जैसी चेरनोबिल के समय देखी गई थी, जनरेशंस तक रिकवर नहीं कर पाती। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने 2025 में भी इसके बारे में वार्न किया था कि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचता, हॉर्मुज अब कंप्लीटली ओपन है। एटलीस्ट जब तक के लिए सीज फायर चल रहा है तब तक के लिए ये स्टेट खुल चुका है। इसके बाद ऑयल प्राइसेस में तुरंत 10% की गिरावट आई। हालांकि अगले ही दिन ईरान ने यू टर्न ले लिया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक डील नहीं हो जाती। इस पूरी वॉर में दोस्तों जो कुछ अभी तक हुआ है उस सब में इंडिया का भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पीस नेगोशिएशन करवा रहा था, वो काम जो आइडियली इंडिया जैसे देशों को करना चाहिए, तब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इस मीडिएशन के लिए दलाल कहा। जयशंकर ने कहा कि इंडिया इसलिए मीडिएशन नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। लेकिन मीडिएशन तो छोड़ो दोस्तों, इस सरकार से अपने देश के इंटरेस्ट तक सिक्योर नहीं किए जा रहे। 18 अप्रैल को 2 इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल्स, जिनमें से एक सुपर टैंकर भी था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल्स इराकी ऑयल था और अचानक से IRGC गन बोट्स ने इन पर फायर करना शुरू कर दिया। इसका ऑडियो भी सामने आया है जिसे आप सुन सकते हैं। इन दोनों वेसल्स को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। सैटरडे को टोटल 8 इंडियन फ्लैग वेसल्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अप्रोच किया, लेकिन बढ़ी हुई टेंशन की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। इसके बाद इंडिया ने ईरानियन एम्बेसडर को समन किया और इस पर कंसर्न जाहिर किया। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ऐसी स्थिति में आया कैसे। कुछ महीने पहले तक ईरान इंडिया का दोस्त था और दोनों मिलकर साथ में चाबहार पोर्ट बना रहे थे, लेकिन आज ईरान इंडियन शिप्स पर फायर कर रहा है। इसके अलावा इंडियन सरकार को बार बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। बार बार अमेरिका से वेवर मांगना पड़ रहा है। बहुत प्रेशर करने के बाद अमेरिका ने इंडिया को परमिशन दे दी है रशियन ऑयल खरीदने की, लेकिन सिर्फ 16 मई तक। सवाल यह है कि बार बार अमेरिका से परमिशन क्यों मांगनी पड़ रही है। शायद पाकिस्तान को दलाल बोलकर जयशंकर जी रेड लेजर वाली रील बना सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इंडिया को ऑयल सिक्योरिटी दिला सकते हैं। हम जिस देश से तेल खरीदना चाहें अपनी मर्जी से खरीद पाएं, हर बार अमेरिका के सामने जाकर भीख ना मांगनी पड़े। इस सब के बीच में दोस्तों अच्छी खबर यहां पर यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच में भी अब 10 दिन का सीज फायर डिक्लेयर हो गया है। इसे अमेरिका ने मीडिएट किया और ट्रंप ने पोस्ट करके बताया कि नेतन्याहू ने फोन कॉल पर सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। 10 दिनों के बाद परमानेंट पीस के लिए नेगोशिएशंस होंगी। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसके ट्रूप्स अभी भी सदर्न लेबनान में रहेंगे। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि 22 अप्रैल को जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, यह खत्म हो रहा है। और सवाल यह है कि क्या इससे पहले इन दोनों देशों के बीच में डील हो पाएगी। अगर डील नहीं होती तो वॉर फिर से शुरू होने का खतरा है। लेकिन एक दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर डील होती भी है तो क्या इजराइल इससे मानेगा। इस पूरी वॉर के बीच इजराइल ने एक और ऐसा काम किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 30 मार्च 2026 को इजराइल ने एक डेथ पेनल्टी लॉ पास किया। ये लॉ शायद दुनिया के सबसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज में से एक है। इस लॉ के तहत जिसे भी टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में दोषी पाया जाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लॉ सिर्फ वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस पर अप्लाई होगा। अगर कोई ज्यूइश इजरायली किसी पैलेस्टीनियन को मारता है तो उस पर यह लॉ अप्लाई नहीं होगा। 2023 में जब से गाजा वॉर शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक बीच में कई बार सीज फायर्स हो चुके हैं, लेकिन जब भी लड़ाई खत्म होने की कगार पर आती है इजराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि वॉर फिर से शुरू हो जाती है और इजराइल के फेवर में अमेरिका भी हमेशा आ जाता है। तो ऐसे में
में सवाल बस यही है कि ये तबाही आखिर कितने दिन और चलेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो।